boss. Which coil area vector current stops? Current zero, AC generator, sinusoidal graph, varnish set. But why? So the answer is hello. We will be doing electromagnetic induction today. And sir को नमस्ते करो. Michael Faraday, boss. So मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोगों को सीखना है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू अ कॉइल और एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इसका यूनिट क्या है? वेबर. सो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां से बोल सकते हो व्हिच कॉइल इज पासिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट. और ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना. मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूं कि व्हिच आर द फैक्टर्स that are different in these four cases. थोड़ा ध्यान से देखो. Size of the coils here and here 1 and 4 सेम ही है. Still something is different. वो नहीं बोलूंगा. Similarly, ये कॉइल जो है इसका क्या है? एरिया इज स्मॉल. एरिया थोड़ा छोटा हो गया. इसका क्या है भाई? ये पोजीशन कैसे करके रखा है, ये सबसे डिफरेंट है. सो पोजीशनिंग किसका? ऑफ एरिया. एरिया का पोजीशनिंग ऐसा होना चाहिए ताकि फ्लक्स मैक्सिमम जाए. सो इन व्हिच केस यू थिंक दैट फ्लक्स विल बी मैक्सिमम? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ. आई विल डेफिनेटली आंसर दिस, और विथ टाइम विल बी लर्निंग दिस. कैसे? देखो, एक्चुअली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हाँ भाई साहब, इस चैप्टर में मैडम जी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और कैसे एरिया का वेक्टर, हाउ कैन वी फाइंड दैट? कोई भी एरिया ले लो, जैसे मेरा हाथ है, इसका साथ परपेंडिकुलर जैसे कि मेरा पेन है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. दैट मींस इफ यू रोटेट द एरिया लाइक दिस और लाइक दिस, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर चेंजेस. सो ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. ऐसे कैसे? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ये प्लेन का साथ परपेंडिकुलर होगा. और ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अगर समझ रहे हो, प्लीज आंसर इट कि कौन सा केस में, केस 1 में कितना है एंगल, और केस 2 में कितना एंगल, किसका साथ? मैग्नेटिक फील्ड बी का साथ. किसका? एरिया वेक्टर का. ये मुझे लिख के बताओ. सो एक्चुअली considering all the factors that I have just told you, that is area, magnetic field intensity and positioning of the area, that means theta, angle of this area with the direction of magnetic field. एरिया अगर ऐसे रखा हुआ है, सो दिस वुड बी परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, और ये है सामने मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों का बीच में जो एंगल है, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है. एंड दिस इज द फॉर्मूला हाउ इट डिपेंड्स. फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, पर फैक्टर्स याद रखना. नाउ ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज द सिंबल फाई. चेंज का ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आगे जो भी हम लोग सीखेंगे. सो हाउ कैन इट बी चेंज? बाय 3 फैक्टर्स: चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चेंजिंग द एरिया एंड चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, दैट इज एंगल थीटा. सो इतना सीखने के बाद इफ वी गो टू दिस पेज, इज फैराडेज लॉ. सोचो, फैराडे एक लॉ ऐसे बनाए जो कि बहुत ही इजी है, पर नो वन न्यू दिस. एंड नाउ आज भी ये लॉ अप्लाई करके वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. कैसे? सपोज कोई कॉइल है, दैट मींस इट हैज सम एरिया, उसमें से जितना फ्लक्स जा रहा था फाई, इफ वी कैन चेंज इट, जिसका बात अभी कर रहा था, इफ वी कैन चेंज इट बाय सम वे, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस. सोचो, वोल्टेज पैदा हो जाएगा, दैट मींस इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट वाज द फर्स्ट लॉ. सिर्फ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देता है, क्या? ये नहीं लिखता है. इट लास्ट्स as long as the change in magnetic flux takes place. That means you are changing the magnetic flux by changing any of those 3 things that I have just told you. चेंज करते करते अगर तुम रुक गए, तो तुरंत instantly the voltage, the EMF that was induced stop हो जाएगा. No current, भाई साहब, current stops. So that was the second part of the first law. This is first law of Faraday. फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बता रहा है? फर्स्ट लॉ हम लोगों को बता रहा है फैक्ट कि क्या होगा, हाउ कैन यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और सेकेंड पार्ट क्या बता रहा है? सेकेंड पार्ट टेल्स अस हाउ मच कैन यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वो कैसे? द मैग्नीट्यूड, देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका साथ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका साथ प्रोपोर्शनल है. दैट मींस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई एम बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज मतलब इसका चेंज डेल्टा डिवाइडेड बाय रेट मींस व्हाट? रेट मींस एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, उसी को रेट बोलते हैं.
So d phi by dt, that means change in flux by time, is directly proportional to, equal to नहीं लिखूंगा मैं, इसको बोलूंगा directly proportional to E. E means EMF induced, voltage जो मिल रहा है by doing this, that is directly proportional to this. So that was the second law which gives us the magnitude. और ये magnitude actually ऐसे आ जाता है, E equals to number of turns N into a constant आ जाता है K into d phi by dt. ओ सॉरी, कैलकुलस तो तुम लोग नहीं किए, डेल्टा करना एल्जेब्रा में, डेल्टा फाई divided by delta t, that means change in flux by change in time. Now this K is a constant. अगर वोल्टेज का यूनिट वोल्ट में लेंगे, वही तो लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट में बोल दिया वेबर में लेंगे, हाँ ठीक है, टाइम सेकेंड में लेंगे, भाई वही तो होता है, तो the value of K can be taken as 1. That means ये फॉर्मूला बन जाता है E equals to N माने नंबर ऑफ टर्न्स into delta phi by delta t. इसका साथ we can find voltage produced from Faraday's second law. तो देखो तो अब ठीक है, वैल्यू में जा रहा है, बट थिंक लेट अस टेक अ लुक एट दिस पिक्चर. ये तुम लोगों के लिए मैं बनाया हूं. फर्स्ट पिक्चर को देखो, मैं धीरे धीरे इसको समझा देता हूं, लेकिन अटेंशन डालो, यहां पे देखो, अटेंशन. ये एक स्टेशनरी मैग्नेट है, तो मैग्नेट का एन पोल से क्या होता है, फ्लक्स निकलता है एन पोल से, और कहां तक जाता है, टू द एस पोल. तो हम लोग सिर्फ एन पोल का सोच रहा हूं बिकॉज दैट इज क्लोजर टू द कॉइल. तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, दिस फ्लक्स विल एंटर दिस कॉइल. थोड़ा फ्लक्स तो एक कॉइल में भी एंटर करेगा और बाकी का फ्लक्स साइड से चला जाएगा. सो द फ्लक्स कितना एंटर कर रहा है कॉइल में, उसके ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता है, कुछ नहीं डिपेंड करता उसके ऊपर. तो हाउ मच फ्लक्स यू चेंज थ्रू द कॉइल, उसका ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. दैट मीन्स इफ यू आर होल्डिंग दिस मैग्नेट एट रेस्ट, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. गैल्वेनोमीटर का कांटा देखो सीधा है, ऐसे एरो ऐसा है, दैट मीन्स व्हाट, करंट जीरो दिखा रहा है, नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस. बट इफ द मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स इट, इसका तरफ अगर मैग्नेट को लेके आएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द कॉइल धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा. इट इज नॉट द इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज अबाउट चेंज. चेंज होगा फ्लक्स, यस चेंज होगा, ये जितना पास आएगा, सो देयर वुड बी अ करंट पासिंग थ्रू दिस. इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा. सो देखो गैल्वेनोमीटर का कांटा ऐसे करके it will show us that yes some current is passing through this. Similarly देखो यहां पे मैग्नेट को लेके आते आते we suddenly stop the magnet here, so the magnet stops here. तो मैग्नेट अगर स्टॉप हो गया यहां पे, so no current flows through this. क्यों? because लॉ में लिखा हुआ था कि it lasts as long as the magnetic flux takes a change in magnetic flux takes place. यहां पे तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो EMF जनरेट होगा ही नहीं. गैल्वेनोमीटर will show zero current, कोई करंट नहीं जाएगा. Let us come to this position. यहां पे क्या हो रहा है, केस नंबर 4 देखो, द मैग्नेट इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम दिस कॉइल. तो मैं बोला था कि फ्लक्स कम हो चाहे ज्यादा हो, दैट डजंट मैटर, बस फ्लक्स हैज टू बी चेंजिंग एवर. सो इसको अगर दूर लेके जाएंगे धीरे धीरे, सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस जितना था पहले धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल आल्सो, बट इन ऑपोजिट सेंस. सो करंट इस बार इसका तरफ ना जाके लाइक दिस, करंट इस बार उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करके करंट जाएगा. तो गैल्वेनोमीटर का कांटा देखो, इट टर्न्स इन ऑपोजिट सेंस. सेम हियर. अब एन पोल ना लेके नोटिस करो, एस पोल इज बीइंग मेड क्लोजर टू दिस, एज अ रिजल्ट फिर से फ्लक्स इंड्यूस्ड चेंज होगा थ्रू दिस कॉइल, एंड फिर से करंट विल बी इंड्यूस्ड हियर. एंड यहां पे क्या कर रहा हूं देखो, यहां पे नंबर 6 इसमें एक चेंज होगा. व्हाट चेंज यहां पे चेंज क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है, लुक एट दिस गैल्वेनोमीटर पॉइंटर विल शो 0. इसका क्या मतलब हो गया, पॉइंटर सीधा हो जाएगा. इसको बोला जाता है जीरो सेंटर गैल्वेनोमीटर, मतलब इसका सेंटर में 0 है एट द सेंटर, और दोनों साइड में अगर करंट सामने जाता है तो एक साइड का रीडिंग दिखाएगा 0 to 5 एम्पियर और 10 एम्पियर,
कांटा अगर पीछे हो जाता है तो दैट विल अगेन बी 0 to 5 एम्पियर और 10 एम्पियर, बट इट शोज अ रिवर्स डायरेक्शन। इसे बोलते हैं जीरो सेंटर गैल्वेनोमीटर। और अगर गैल्वेनोमीटर का कांटा सीधा रहता है, इट मींस दैट इट इज शोइंग नो करंट पासिंग थ्रू दिस, तो इससे कोई करंट नहीं जा रहा। तो भाई साहब इसका तो मोशन तो है, द मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, उल्टा कॉइल भी मूव कर रहा है देखो। बट द थिंग दैट वी कॉल relative velocity, that is zero here. Relative velocity or relative motion, you can say relative motion easier terms में। तो अगर दोनों ही एक साथ जा रहे हैं ऐसे सेम स्पीड लेके, सो देयर इज नो रिलेटिव चेंज, मतलब एक का रेस्पेक्ट में दूसरा आगे पीछे नहीं हो रहा है, एक ही साथ जा रहा है। सो द नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल रिमेन्स कांस्टेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ आर हैविंग मोशन। दोनों का है लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई एक का रेस्पेक्ट में दूसरा ज्यादा आगे या तो पीछे नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई फ्लक्स पासिंग थ्रू जितना था शुरू में, बाद में भी उतना ही रहेगा इवन आफ्टर द मोशन। दैट्स व्हाई नो फ्लक्स चेंजेस। सो इफ बोथ द कॉइल एंड द मैग्नेट आर मूव टुगेदर, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, सेम स्पीड लेकर अगर जाता है, नो चेंज इन फ्लक्स, सो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सो करंट भी नहीं जाएगा इसमें से। सो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो ये पेज में किसका बारे में चर्चा है? ये पेज में चर्चा है कि द मैग्नीट्यूड, हाउ मच द फ्लक्स वुड बी और हाउ कैन इट बी चेंज्ड। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन मेनली दीज टू थिंग्स का ऊपर फोकस करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज मींस हाउ फास्ट द चेंज इज टेकिंग प्लेस। फॉर एन एग्जांपल यहां पे देखो, केस नंबर 1 देखो, the magnet is moving with a velocity v. Case number 2 को देखो, the magnet is moving with a velocity 3 times the speed of this magnet. So the flux that was coming through this coil वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और यहां पे बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, यहां पे बहुत जल्दी चेंज हो रहा है फ्लक्स इसमें से। So rate of change of flux through the coil is more in this case. That's why more EMF will be induced. यहां पे अगर वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट का पैदा हो गया, तो यहां पे 30 वोल्ट का होगा। क्यों? The velocity has been made 3 times, so flux changes 3 times faster. इसलिए होगा ऐसा। So that is whatever is meant by that, and that is whatever I have drawn this picture to make you understand कि faster the motion is, the relative motion is, more will be EMF induced. और ये क्या है? फिगर नंबर 3। What difference can you see from this and this? कॉइल को देखो, कॉइल को, वेलोसिटी तो इसका भी v था, इसका भी v ही है। कॉइल को देखो, what difference, what change do you see in this coil? Yes, the number of turns more. So if the number of turns are more EMF will be induced. देखो यहां पे कांटा घुमा हुआ है which shows that the current is flowing through this. पर यहां पे वो ज्यादा घूम गया, which shows that more current is passing through this. Suppose यहां पे करंट अगर I हो रहा है, तो यहां पे अगर करंट को I dash बोलेंगे, so obviously this I dash is more than I. But why? So the answer is this is having more turns. Similarly इसका करंट को अगर मान लो बोल देंगे कि I naught, so I naught would be also more than I. And why? Because here the rate of change of flux is more, that is speed of the magnet is more. तो देखो अभी the pattern of the questions are changing, है ना? तो you may expect these type of patterns in your final board exam. उसी का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। You have to understand as well as you have to be able to answer these type of questions in the exam hall, and that is only possible if you have practiced and understood facts like this at home. तो वही प्रैक्टिस कर रहा हूं। बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन बुक में व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो भाई सिंपल है, ये एग्जांपल से क्या सीखे? फैक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स अगर ज्यादा है तो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी मोर। तो इसी के साथ साथ एक चीज का हम लोगों को लग रहा है कि आइडिया अभी तक नहीं हुआ, एंड दैट कम्स विथ द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। और वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, मतलब करंट इधर जाएगा कि उधर जाएगा। गैल्वेनोमीटर का कांटा इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, क्यों, कैसे? कैन वी मेजर दैट? यस। सो लेंज सेज अ वेरी स्ट्रेंज लॉ, लेंज लॉ। कोई भी लॉ फिजिक्स का
आगे चल के पहले भी नहीं देखे हो या तो देखोगे, that is similar to this. Why? Lenz's law says that direction of the voltage or current, EMF or current will be such that it will oppose the cause, जिसके लिए हो रहा है उसी को oppose करेगा. It will oppose the cause which generates it or produces it. So that is Lenz's law. Or second, our favorite, Fleming's right hand rule. Now this is not a law, this is a rule. और वो राइट हैंड रूल जैसे लेफ्ट हैंड रूल में पुराना वीडियो में मेरा बोला था, वैसे ये वीडियो में बता रहा हूं. देखो सेम एफ बी आई कर लेना, एफ बी एंड आई. बी क्या होगा? बी वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एफ क्या होगा? फोर्स या तो मोशन. और ये मिडिल फिंगर शोज आई, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट. तो जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, वी एक्चुअली प्रोवाइड दीज थिंग्स. क्या? मैग्नेट रखेंगे दोनों साइड में, that means magnetic field, or we will produce or we will give it motion, that means thumb देंगे तो क्या मिलेगा? The third finger, that is this finger shows direction of current, तो we will get current. That is the principle of generator. But यहां पे प्रिंसिपल से पहले हम लोग रूल को सीखेंगे. तो रूल का देखो वही पिक्चर है, ये बुक में ही मिलेगा कि FBI समझ में आ गया. सो इफ यू प्लेस दीज थ्री फिंगर्स, कैसे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो दैट दिस फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अभी बोले, दिस फिंगर मोशन अभी बोले, तो वी गेट करंट अलोंग दिस फिंगर. ये था राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का. नाउ दिस इज मजेदार कन्वर्सेशन बिटवीन दिस कॉइल एंड लेंज साहब. सपोज वी हैव लेंज विथ अस. हेलो लेंज साहब, हाय. सो when this coil is being moved towards this with a speed v, इधर जा रहा है coil, so we understand that the flux is increasing through this. इसमें से flux धीरे धीरे बढ़ रहा है. तब coil क्या कर रहा है? attention भाई, n pole आ रहा है सामने, तो लेंस सर बोल रहे हैं कि oppose the motion, इसको रोको. that is Lenz's law. it will oppose any change taking place. तो oppose कैसे करेंगे? how? तो सिंपल है, n pole को oppose करने का एक ही उपाय है, उसी का उसका सामने create another n pole. And how to do that? We know n pole means not clockwise. Told you in that last video. N pole means not clockwise. That is anti-clockwise current should be induced in this side so that this n pole can repel that n pole. So anti-clockwise current ऐसे देखो, ऐसे करके करंट जाना शुरू होगा इसमें से, ऐसे करके करंट जाना शुरू होगा इसमें से. Anti-clockwise current. So this gives us the direction of current. How current flows. यहां पे देखो यही करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा या तो ऐसे, और वही डायरेक्शन ऐसे है. और एक शॉर्टकट टिप्स बता रहा हूं, जिधर तक ना करंट जाएगा ना, फॉलोइंग द वायर, गैल्वेनोमीटर का कांटा उस साइड में ऐसे इंक्लाइंड रहेगा, तो करंट इधर जा रहा है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कांटा इधर इंक्लाइंड होगा. करंट अगर इधर जाता, कांटा इधर इंक्लाइंड होगा. सिंपल आइडिया है. तो विद दिस लेट अस बी understanding AC generator. दो ही पार्ट बचा है. आप AC generator we have to understand. We don't have the detailed working of this AC generator in our syllabus, but we need to understand different parts and be able to answer questions coming from that. कैसे? देखो, just like the DC motor we studied in the last part, last video मेरा देख लेना, 3D animation करके घुमा घुमा के I had explained it to you. Same, एकदम सेम है. सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट क्या है? The split ring जो था ना डीसी मोटर में, that will be replaced by slip rings here. और कुछ नहीं है. यहां पे देखो ये स्लिप रिंग है, यहां पे ये तार का साथ ये एक स्लिप रिंग है, और ये तार का साथ ये एक स्लिप रिंग है. That means these slip rings are in contact with brush 1 and brush 2. If you want a 3D animation of this, please let me know in the comment section. I'll show you that in the next video. प्लीज, इसका भी मैं वीडियो बनाया, 3D एनिमेशन बनाया हूं, एंड आई लव शोइंग इट टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय थिंग्स हाउ इट हैपेंस. सो एक तार जो ये जो ABCD कॉइल दिखा हुआ है, दैट मींस दिस वायर कनेक्ट्स टू स्लिप रिंग 1 एंड द अदर वायर कमिंग फ्रॉम दैट साइड CD दैट कनेक्ट्स टू स्लिप रिंग 2. नाउ स्लिप रिंग 1 और स्लिप रिंग 2 में क्या है? स्लिप रिंग 1 स्प्लिट यहां पे ब्रश 1 का साथ, और स्लिप रिंग 2 वहां पे ब्रश 2 का साथ कनेक्टेड होगा, सो दैट ये दोनों ब्रशेस विल बी फर्दर कनेक्टेड. दोनों तार लेके कहां पे जाएंगे भाई साहब?
मेन कौन है? द लोड रेजिस्टेंस। दैट मींस जनरेटर तो जनरेट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को, अब उसको पास करवाना है ना, कहां से? थ्रू आवर हाउसेस, थ्रू इंडस्ट्रीज, एवरीवेयर। तो वो हाउसेस, इंडस्ट्रीज, उसमें जो भी यूज होता है अप्लायंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, और उसका सिंबल होता है आर सफिक्स एल। तो वो लोड रेजिस्टेंस यहां पे लगाया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ शेप ऑफ अ रेजिस्टेंस। दिस इज द जनरेटर, और ये जनरेटर जो रोटेट करता है ऐसा करके, उसका एक एक्सल होता है, दैट मीन एक्सिस। तो ये एक्सिस का रेस्पेक्ट में रोटेट करता है, और जहां पे सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसका ऊपर आर्मेचर कॉयल होता है, जिसका ऊपर से कॉयल टर्निंग किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। एंड दोनों साइड में कैसा मैग्नेट रहता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या क्या हुआ देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बी। अच्छा, आर्मेचर को घुमाना चाहिए। हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ एनीथिंग रोटेट्स इट्स स्पीड इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। क्या स्पीड? एंगुलर स्पीड। दैट एंगुलर स्पीड, उसका सिंबल होता है ओमेगा। सिंबल क्या है? नाम क्या है? ओमेगा। वो ओमेगा जो जिसका तुम लोग सोच रहे हो ना, रेजिस्टेंस का यूनिट ओमेगा, कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर है। तो ओमेगा दैट मींस एंगुलर स्पीड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंगुलर स्पीड ओमेगा होना चाहिए, तब जाके हम लोगों को करंट मिलेगा आई, तब जाके। बट टू गेट दैट मोर एंड मोर वी वुड लाइक टू मेक मोर टर्न्स ऑफ दिस एबीसीडी कॉइल। जितना टर्न्स ज्यादा होगा, अभी देखें हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड विल आल्सो बी मोर। सो एन इज आल्सो वेरी डिटरमिनिंग फैक्टर। इसका इफेक्ट कहां पे होगा? जितना मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन प्रोड्यूस, दैट इज गिवन बाय एन। मैक्सिमम वोल्टेज का बात कर रहा हूं, देखो यहां पे लिख दिया मैं, फिर भी बता रहा हूं। एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, बी माने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यू आर अप्लाइंग फ्रॉम एन पोल टू एस पोल, एन बी। एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल कैसे लियो? अगर तुम्हारा जनरेटर ऐसा है छोटा सा, तो मेले में मिल जाएगा शायद, बट अगर जनरेटर का ये कॉइल बहुत बड़ा है, दैट मींस इतना साइज का है, दैट मींस मोर द साइज और एरिया ऑफ द कॉइल, आर्मेचर कॉइल, मोर ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। जान के रखो। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच EMF induced will depend: N, number of turns, magnetic field intensity, area, and there is one more thing, omega. And अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले ओमेगा को? एंगुलर स्पीड। इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर स्पीड। कितना स्पीड से यू आर टर्निंग द जनरेटर, तो उस हिसाब का वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड। ये हुआ मैक्सिमम वोल्टेज E नॉट, उसका वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट का वैल्यू इतना है, एन बी ए ओमेगा। इफ यू रिमेंबर दिस इट मे हेल्प यू, दैट्स इट। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, डोंट वरी। अदरवाइज द टोटल वोल्टेज एट एनी मोमेंट, दिस इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वोल्टेज। मैं INST लिख रहा हूं, दैट मीन्स इंस्टैंटेनियस वोल्टेज। Instantaneous voltage produced in a generator is given by maximum value NBA omega, that is E naught, into sin theta. ये sin theta का theta कहां से आ गया? Remember one thing I had told you, area is a vector quantity. Yes, area vector का जो एंगल हुआ था with the magnetic field intensity, that was theta. Yes, ये वही theta है. That means this theta is the angle between एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो दोनों का एंगल थीटा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स का जरूरत नहीं है, बट इतना जान के रखो, इतना जान के रखो कि डिपेंडिंग ऑन थीटा, दैट मींस ये जो कॉइल है बीच में और दोनों साइड में मैग्नेट है, और कॉइल का वेक्टर एरिया ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो इफ यू आर रोटेटिंग दैट कॉइल, अगर मान लो मेरा हाथ जो है, मेरे सामने में कुछ दिख नहीं रहा है, सपोज मेरा हाथ जो है उसका साथ ये पेन कैसा है? परपेंडिकुलर। ये हुआ वेक्टर एरिया ऑफ माई हैंड। अब मैं हाथ को अगर ऐसे करके रोटेट करवाऊंगा, ऐसे करके, तो देख रहे हो कि ये वेक्टर एरिया जो है ये रोटेट कर रहा है। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का साथ एरिया वेक्टर का एंगल जो है ना, ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे ऐसे। सो थीटा चेंजेस, साइन थीटा चेंजेस, और उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइनोसॉइडल ग्राफ, दैट मींस ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ये ऐसे चेंज होता रहेगा। जो 90 डिग्री में साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वी नो दिस, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 180 डिग्री में साइन का वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री में भी 0 होता है। तो ये ग्राफ को थोड़ा याद रखना, साइनोसॉइडल ग्राफ है। नाउ ये जो डिटेल सीखे अबाउट एसी जनरेटर, इसमें
ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर यू अंडरस्टैंड दैट हम लोगों का इंडिया पावर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट का। एसी का फ्रीक्वेंसी होता है पूरा इंडिया में 50 हर्ट्ज एनीवेयर, एंड इन सम कंट्रीज इट मे बी 60 हर्ट्ज एज वेल। सो इंडिया में फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो ये इसको बोला जाता है दिस ग्राफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के टोटल टाइम जितना लगता है कंप्लीट साइकिल को ऑपरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में भी सीखे थे। तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी दैट मींस 1 बाय 50 हर्ट्ज, ये होता है टाइम पीरियड यहां से यहां तक। कैन यू से हाउ मच टाइम विल दिस बी? यहां से यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ दैट। 1 बाय 50 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 बाय 100। दैट मींस 1 बाय 2n। अब समझ रहे हो 1 बाय 2n का माने क्या है? So I have explained that. So please go through these two things. I have explained these things here. सिर्फ last part of this, advantages of AC over DC. DC ना लेके ये AC इतना पढ़ के वोल्टेज AC बना के लाभ क्या है? Because सोच के देखो, if power plant is somewhere and our houses where we use that, industries जहां पे ये काम में लगता है, they are मान लो बहुत दूर है, so we see those high tension wires going over the fields और by the roads, हम लोग देखें मोटा मोटा हाई टेंशन तार जाता है। so those wires can carry AC easily, so AC can be transmitted without loss of energy। मतलब हाई वोल्टेज और लो करंट में अगर AC को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू वायर्स तो AC में बहुत ही कम लॉस होता है एनर्जी का। so we can transmit electricity to long distances, जो DC that means बैटरी से करना मुश्किल है बहुत ही। सिमिलरली देखो मैग्नीट्यूड ऑफ AC कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। कैसे? वो 4 फैक्टर बोले अभी, उसके ऊपर डिपेंड करके जो बैटरी से करना मुश्किल है। जनरेशन इज चीपर एंड इजियर, और AC का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है AC वोल्टेजेस का। तो ये सबको काम में लगा के द वन थिंग दैट वी हैव इन आवर सिलेबस, जिसका बारे में हम लोगों को सीखना है, वो और कोई नहीं, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? बहुत ही ब्रीफ कर देता हूं मैं, एकदम शॉर्टकट। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है पहले ये समझ लो। ट्रांसफार्मर कैन, मान लो हम लोगों का घर में आ रहा है 220 वोल्ट का AC, हम लोगों को एक चाहिए टीवी जिसका पिक्चर ट्यूब के लिए 10,000 वोल्ट चाहिए, 10,000 वोल्ट, और रिसीविंग हम लोगों को कितना हो रहा है? 220 वोल्ट। तो उसको बढ़ाएंगे कैसे? ट्रांसफार्मर। हम लोगों को चाहिए कंप्यूटर चलाना है, तो कंप्यूटर में 220 वोल्ट AC नहीं देना है, सपोज 6 वोल्ट देना है उसको। या तो कोई छोटा सा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक जिसमें 5 वोल्ट चाहिए, तो उसको कम कैसे करेंगे वोल्टेज को? 220 वोल्टेज आ रहा है तो उसको डायरेक्ट दे देने से तो जल जाएगा, इट विल बर्न। So there has to be some device that decreases the voltage as well as it may increase the voltage depending on application. That device is called transformer, जो वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है। अगर वोल्टेज ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया तो उसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कम कर दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बट प्रिंसिपल इसका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल क्यों? वो आइडिया बता रहा हूं। देखो जहां पे AC सोर्स लगाया जाता है, मान लो कि यहां से AC सोर्स लगा दिए ये दोनों पॉइंट में, दैट मींस व्हाट? वी आर प्रोड्यूसिंग AC कहां पे? मान लो कि पावर जनरेटिंग हाउस में जहां पे AC बन रहा है, या तो हम लोगों का घर में जहां पे आ रहा है करंट, उसी को ये 2 पॉइंट सोच लो, ये हम लोगों का घर में आया AC पोल से, ठीक है ना। ये जहां पे ट्रांसफार्मर का ऊपर ऐसे वाइंडिंग होगा ना, ट्रांसफार्मर बेसिकली ऐसा है, एक आयरन का ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका ऊपर से तार को ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग कर दिया, एंड दिस इज द सोर्स AC का। जहां पे सोर्स आ रहा है दैट मींस ये टीवी चलाना है, तो टीवी में जाने से पहले यहां पे हम लोगों का टीवी है, मान लो ये टीवी है हम लोगों का, कैसा टीवी है वैसा, अच्छा जो भी है। तो दिस टीवी नीड्स टू बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, और ये हम लोगों का घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो वी विल फीड दिस टू अ ट्रांसफार्मर फर्स्ट। कैसे? वाइंडिंग करेंगे इसका ऊपर। तो जहां पे ये AC को डायरेक्ट दिया जाता है पावर और या तो सप्लाई को, उसे बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। ये कॉइल को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, जहां पे डायरेक्ट पावर को दिया जाता है।
बीच में गैप कुछ भी नहीं है बीच में. On the other side of the structure there would be coils again. बीच में गैप कुछ नहीं है. ये जो कोर है, कोर, दिस इज कॉल्ड कोर, ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे कोर. क्या ये कोर से करंट जाएगा? नहीं जाना चाहिए भाई साहब, नहीं जाना चाहिए उससे करंट. दैट्स व्हाई ये जो कोर है ना, मोटा सा एक लोहा से नहीं बनाते हम लोग. देन वी टेक सेवरल thin plates like this. या तो यू इसे लेके इसका अंदर लगा देते हैं, सो दैट वर्निशिंग करके एक एक प्लेट को वर्निशिंग करके, वर्निश मतलब यू कैन से इंसुलेशन, सो दैट एनी टू प्लेट्स एकदम क्लोज रहेगा बट इंसुलेटेड रहेगा, सो दैट द एडी करंट इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू इट. अब एडी करंट क्या है उतना डिटेल्स 10 में जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सोच लो, टू सेव इट फ्रॉम एनी अनडिजायर्ड करंट दैट कैन प्रोड्यूस हीट. एडी करंट का सबसे बड़ा खराब चीज है, इट में प्रोड्यूस हीट और बहुत गर्म हो जाएगा तुरंत. जब तुम्हारा कंप्यूटर का चार्जर दे देते हो कहां पे, सॉकेट में, दैट डोंट यू सी दैट द चार्जर, जिसे बोलते हो एडाप्टर, गर्म हो जाता है. दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस हीट. तो वो जो हीट प्रोडक्शन है, वो हीट प्रोडक्शन का मेन कारण होता है एडी करंट. वी कैनॉट मेक इट जीरो बट वी कैन मिनिमाइज इट. और वो मिनिमाइज कैसे किया जाता है? बाय insulating the core. किससे? वर्निश से. सो दैट इज वन पार्ट. वो हो गया ये कोर, और बाकी ये प्राइमरी कॉइल हो गया. और ये कॉइल जो दूसरा एंड ऑफ द कोर रहता है, एंड दैट गिव्स द पावर टू दिस टीवी. अब ये टीवी में ये दोनों तार है, दिस टू वायर्स विल कनेक्ट द टीवी. इसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल. ये जो कॉइल है इसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल. तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी का मतलब हुआ. पावर जिधर दोगे प्राइमरी, एंड द एंड वेयर वी टेक दैट पावर, ड्रॉ दैट पावर टू आवर सिस्टम और apparatus और appliances, that is called secondary coil. अब सब कुछ डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, वो क्या है? देखो, पावर इक्वल्स टू भाई, ये याद है? हाँ भाई याद है. अब भाई का क्या मतलब हुआ? V मींस वोल्टेज. हियर वी कैन रिप्लेस V बाय E, EMF इंड्यूस्ड. तब पावर का क्या फॉर्मूला हो गया? भाई ना लिख के EI लिख रहा हूं. नाउ व्हेन एवर वी मेक अ ट्रांसफॉर्मर, ये प्राइमरी हो गया कॉइल और इधर हो गया सेकेंडरी. इतना ड्रॉ करने से क्लास 10 में चलेगा भाई. तो यहां पे क्या होता है? प्राइमरी कॉइल में जितना पावर हम लोग सप्लाई करते हैं उसको बोल सकते हैं पावर इनपुट, और जितना पावर ये सेकेंडरी कॉइल में हम लोगों को मिलता है यहां पे बोलेंगे पावर आउटपुट. एक चीज जान के रखो, वी विल नेग्लेक्ट एनी काइंड ऑफ लॉसेस कंसर्न्ड हियर, सो वी विल बी टेकिंग पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट. याद रखना, अगर न्यूमेरिकल आ गया यही कर देना कि अ ट्रांसफॉर्मर दैट इज गिवन अ पावर ऑफ 10 वाट, तो सेकेंडरी कॉइल में कितना वाट मिलेगा? 10 वाट मिलेगा भाई साहब, 10 वाट. सो पावर विल बी इक्वल, नाउ टेल मी, पावर का फॉर्मूला भाई था, भी का बदले में ई लिख दिया तो आई हो गया, EI हो गया. सो E प्राइमरी into current in the primary should be equal to E secondary. आउटपुट कहां पे मिलता है? सेकेंडरी कॉइल में. सो E secondary into current in the secondary coil. ऐसा क्यों हुआ? Because power input equals to power output. ये जो आइडिया है, this gives us ratio of secondary voltage to primary voltage equals to current का रेशियो उल्टा हो जाएगा, current passing through the primary divided by current passing through the secondary. ये हो जाएगा रिलेशन. और वोल्टेज का रेशियो उतना ही ज्यादा होगा जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है. सपोज यहां पे जितना बार ऐसे करके प्राइमरी कॉइल को जितना बार टर्न्स दिया गया, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल में जितना बार टर्न्स दिया गया उसे बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल. सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय वोल्टेज इन प्राइमरी, या तो प्राइमरी बाय सेकेंडरी, ये रेशियो कुछ भी लिखो, पर
नंबर ऑफ टर्न्स को सिमिलर लिखना, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। मतलब लेफ्ट साइड में अगर वोल्टेज सेकेंडरी बाय प्राइमरी है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी बाय प्राइमरी होगा। बिकॉज सिंपल आइडिया को समझो, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी वोल्टेज इंड्यूस्ड। तो अगर तुम्हें कम चाहिए वोल्टेज कम, सो डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। अगर तुम्हें सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा चाहिए सो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। लेकिन करंट का क्या होगा, करंट रिवर्स हो जाएगा वोल्टेज का। तो ये तीनों एक साथ लास्ट पेज में यहां पे दिया गया था, दैट वाज द रिलेशन। चेक कर लो, है ना, पॉज करके एक बार चेक कर लो, मन में एक बार बैठा लो इसको कि यस आई अंडरस्टैंड दिस नाउ। ओके, सो देन वी विल गो टू द लास्ट थिंग, दैट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसका बारे में डिस्कशन हो चुका। मैं सिर्फ इसमें दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो है, प्लीज गो थ्रू दीज एप्लीकेशंस। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कहां पे होता है, और दीज एप्लीकेशंस भाई देख लो, जहां पे वोल्टेज कम चाहिए ना वही ये एप्लीकेशंस है, जहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए वही ये एप्लीकेशंस है। दैट्स इट। तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए, विल बी अप्लाइंग स्टेप अप, अदरवाइज स्टेप डाउन। सिर्फ एक चीज नोटिस करो, मैं दो चीजों का बात किया था, एक तो बता दिया, दूसरा wherever you send more current, you send more current, ये कलर चेंज क्यों हो गया भाई पता नहीं, मोर करंट, तो उसका वायर जो है ना वो थिकर ड्रॉ करना, वो थिकर ड्रॉ करना। अगर ज्यादा करंट चाहिए तार को मोटा कर, यहां पे मोटा किया, हाँ क्यों, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट में कम है एंड मोर इज इन आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैंने आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज अगर ज्यादा हो जाएगा, हम लोग तो देखे हैं वोल्टेज का साथ करंट का रिलेशन उल्टा होता है, दैट मींस करंट यहां पे लेस होगा, लेस करंट विल बी ड्रॉन इन द आउटपुट सर्किट, दैट्स व्हाई तार पतला होने से भी चलेगा। एंड फॉर सेम रीजन यहां पे देखो तार मोटा है, क्यों, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सो वोल्टेज तो कम होगा पर करंट विल बी मोर देन प्राइमरी, दैट्स व्हाई द वायर हैज बीन ड्रॉन थिकर, दैट इज इट। तो आशा करता हूं दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और लाइक जरूर करना। बी चंगा और एंजॉय स्टडिंग। बाय।